Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching Vidya's Thaliwale sir. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सेट्रा। इन सभी चीजों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है और लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। तो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ खास बातें तो जरूर होंगी, तो उन्हीं खास बातों को कहा जाता है क्या, की फीचर्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी की फीचर्स हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ स्पेशल फीचर्स की ही बात आज करने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहला है फेडरलिज्म, दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर, चौथा है फंडामेंटल राइट्स और पांचवा है सेक्युलरिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? जिस भी कंट्री में एक लेवल से ज्यादा की गवर्नमेंट होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी हो, उसे ही कहते हैं क्या, फेडरलिज्म। दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? ऐसी कंट्री जिसमें लीडर जो है वो किसके द्वारा इलेक्टेड होंगे, पीपल के द्वारा। द कंट्री वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसे ही क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ पावर। ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? जिस भी कंट्री में गवर्नमेंट की पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, इनकी पावर 3 लेवल्स में बटी होंगी, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। 3 पार्ट में इनकी पावर्स बटी हुई है, लॉ बनाने वाले, लॉ फॉलो कराने वाले और लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले। लॉ बनाने वाले को कहा जाएगा लेजिस्लेचर, लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले को कहा जाएगा क्या, फॉलो कराने क्या कहा जाएगा, एग्जीक्यूटिव, और लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले को क्या बोलेंगे, जुडिशियरी। तो उसी को हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। हमारा जो अगला फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? किसी भी सिटीजन को उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी कंट्री जो है कुछ स्पेशल बेसिक राइट देते हैं। इन्हीं बेसिक राइट को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। जैसे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू रिलीजन है, यानी कुछ ऐसे बेसिक एक्टिविटीज हैं जो हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं, वो हर गवर्नमेंट हमारे लिए प्रोवाइड करती ही करती है, वो हमें मिलने ही चाहिए वो राइट्स। उसी को कहा जाता है क्या, फंडामेंटल राइट्स। और हमारा जो 5वां फीचर है वो है क्या, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? अगर कोई कंट्री सभी धर्मों को समान मानती है, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, तो उसे कहा जाता है क्या, सेकुलरिज्म, यानी कि धर्म निरपेक्षता। तो इन्हीं की फीचर्स को एक एक करके हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे फीचर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अपने पहले की फीचर फेडरलिज्म की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो की फीचर है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी कंट्री में जब एक लेवल से ज्यादा की गवर्नमेंट हो, किसी भी कंट्री में जब एक लेवल से ज्यादा की गवर्नमेंट हो, तो उसे कहते हैं क्या, फेडरलिज्म। हैविंग मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरलिज्म। मतलब कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके साथ एक और गवर्नमेंट कौन सी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। पूरे देश को, कंट्री को संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक पर्टिकुलर स्टेट को, उनको संभालने के लिए कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इसे ही क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। मैक्सिमम वर्ल्ड की कंट्रीज में इसी तरह की गवर्नमेंट सिस्टम चलता है, यानी कि वहां पे 2 लेवल की गवर्नमेंट हो गई, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में स्टेट गवर्नमेंट। बट हमारे इंडियन की फीचर की एक और खास बात है, कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है कि हमारे एक 3rd लेवल की, 3rd टियर की भी गवर्नमेंट है, जिसे क्या कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज। क्या कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो स्मॉल कंट्रीज है, या फिर इंडिया से लगभग छोटी कंट्रीज है, जहां की पॉपुलेशन थोड़ी कम है इंडिया के कंपेयर में, तो उन्हें हैंडल करना, उन्हें गवर्न करना बहुत आसान होता है। बट इंडिया जैसी 130 करोड़ पॉपुलेशन की कंट्री को गवर्न करना, इसे रन करना, और साथ ही साथ इतनी डेंसिटी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल काम था 2 लेवल की गवर्नमेंट से। इसीलिए हमारे यहाँ एक 3rd लेवल की गवर्नमेंट 1992 में, जिसे पंचायती राज सिस्टम या फिर लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इंट्रोड्यूस की गई। और इन सभी लेवल की गवर्नमेंट्स की जो पावर होती है वो क्या होती है, सेपरेट होती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा काम करती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलग लिस्ट में लिखा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट कौन सा काम कर सकती है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है। लोकल गवर्नमेंट कौन से काम कर सकती है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है। यानी कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के कोई चांसेस नहीं है।
सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर सकती है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है वो लोकल गवर्नमेंट, सबको अपने अपने काम बराबर डिवाइड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उन वर्क्स की पूरी लिस्ट बनी हुई है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, है ना। यानी सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट मतलब उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के काम लिखे होंगे, स्टेट लिस्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के काम लिखे होंगे। फिर बच जाता है रेसिडुअरी लिस्ट, मतलब उसमें बचे हुए काम, दोनों में से कोई भी कर सकती है, थर्ड लेवल की गवर्नमेंट भी कर सकती है। थर्ड लेवल की गवर्नमेंट का काम होता है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करना, ठीक। तो इसे कहते हैं फेडरलिज्म। क्लियरली आप समझ लीजिए, ऐसी कंट्री जिसमें एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। हम ये नहीं बोल रहे कि 2 लेवल की हो या 3 लेवल की ही हो, एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट है, 1 2 3 4 5 कितना भी, तो उसे ही क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। मैक्सिमम कंट्रीज में 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, फिर 1 लेवल की गवर्नमेंट होती है, बट हमारे कंट्री में 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है, 3 टीयर में बटी है गवर्नमेंट। कौन सा थर्ड जो है वो है लोकल गवर्नमेंट, या फिर उसे कहा जाता है क्या, पंचायती राज। ऐसा 3 लेवल का गवर्नमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ा हमारे कंट्री में, तो सीधा सा जवाब है कि हमारी कंट्री जो है बहुत ही लार्ज है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है दूसरी कंट्रीज के कंपेयर में। इसलिए इस सब तरीके को इतनी डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करने के लिए, कंट्री को सही तरीके से रन करने के लिए, देश को सही ढंग से चलाने के लिए हमारे यहाँ 3 लेवल की गवर्नमेंट बना दी गई है। तो इसे ही कहते हैं क्या, फेडरलिज्म। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगले की फीचर की, जो कि है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, इसमें आपको पहले ही बताया कि पीपल जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। पूरे कंट्री को रन करने के लिए पीपल के द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिस कंट्री में, उसे ही कहा जाता है क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि डिफरेंट लेवल की, अभी हमने पढ़ा कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट होती है, जो हमने इसको फेडरलिज्म नाम दिया। तो डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट है उन्हें चलाने के लिए अलग अलग पीपल भी चाहिए होंगे, जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जनता के प्रतिनिधि बोलते हैं, यानी हमारे द्वारा चुने गए नेता। तो ठीक, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेगा कौन, पीपल। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल के द्वारा चुने जाते हैं वही कंट्री को रन करते हैं। इसी को कहते हैं क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक और बात होती है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी समझ लीजिए आप, क्योंकि 18 साल के ऊपर या 18 साल का जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन का हो, उसे वोट देने का अधिकार होगा। यही कहता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 खास बातें होंगी। पहली खास बात ये कि गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो पीपल होंगे वो कौन होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। गवर्नमेंट को जो चलाएंगे वो कौन होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी चुने हुए नेता लोग, ठीक, प्रतिनिधि लोग, ठीक। इन्हें कौन इलेक्ट करेगा, पीपल। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। किसके द्वारा इलेक्ट हो जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। इन रिप्रेजेंटेटिव को कौन इलेक्ट करता है, पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और दूसरी खास बात क्या होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, दूसरी खास बात यह होगी कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होगा, यानी जो भी व्यक्ति 18 साल का होगा या 18 साल से ऊपर होगा उसे वोट देने का अधिकार होगा। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन उसे वोट देने से रोक नहीं सकता, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, और किसी भी रीजन, किसी भी एरिया में वो रहता हो, उसे वोट देने का अधिकार होगा अगर वो इंडियन सिटीजन है तो। इसे ही कहा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमारा सेकंड की फीचर था जिसे कहा गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे अपना थर्ड फीचर। तो हमारा जो थर्ड फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी हमारे गवर्नमेंट के पावर्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारे गवर्नमेंट की पावर 3 भागों में बटी होगी। कौन से 3 भागों में, हमारे गवर्नमेंट की पावर सेपरेट होगी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ये 3 पार्ट में। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं इनका मतलब क्या है, क्या काम करते हैं ये लोग। तो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकर्स, लॉ को बनाने वाले पर्सन को कहा जाता है क्या, लॉ मेकर्स। यानी कि हमारे पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वही डिसाइड करते हैं कि लॉ क्या होगा, किस तरह से होगा। तो ये लॉ मेकर्स हैं। लेजिस्लेचर क्या है, लॉ मेकर्स हैं। पार्लियामेंट्री के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि एमपीज है ना, सारे एमएलएज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक, यही लोग डिसाइड करते हैं कि लॉ कैसे बनेगा। तो ये हो गया लेजिस्लेचर। दूसरे हैं एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव मतलब एक बार जब लॉ बन जाता है तो उस लॉ को लागू कराना, उस लॉ को फॉलो करवाना, एग्जीक्यूट करना, इससे तो इनका नाम एग्जीक्यूटिव है क्योंकि ये एग्जीक्यूट कराते हैं ना। एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट।
एग्जीक्यूटर्स, ये लॉ को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट, लागू करवाते हैं। इन्हीं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन्हीं के नेम पर कोई भी लॉ बनता है कि इन्होंने लॉ इशू किया है, ठीक। लॉ बनाने वाले, लॉ फॉलो, लागू कराने वाले। और उसके बाद जो तीसरा है वो है जुडिशरी, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, यानी लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले, ये प्रोटेक्टर्स हैं। यानी कोई भी लॉ गलत नहीं बनना चाहिए, या लॉ कोई तोड़ता है तो उसे सजा देना। और इन ऑर्गन्स के बीच जो है वो बैलेंस बना के रखना किसका काम है, जुडिशरी का काम है, ठीक। सो सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या, हमारे यहाँ जो पावर है 3 भागों में बांटी गई है। कौन से 3 भागों में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब लॉ बनाने वाले, लॉ मेकर्स। एग्जीक्यूटिव का मतलब बने हुए लॉ को फॉलो करवाने वाले, एग्जीक्यूट, लागू कराने वाले। और जुडिशरी लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले। लेजिस्लेचर मतलब हमारे द्वारा, पीपल के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कहा जाता है, एमपी एमएलए को क्या कहा जाता है, लेजिस्लेचर। और वो लेजिस्लेचर जो अपने लीडर चुनते हैं, जो उनके द्वारा बनाए गए लॉस को फॉलो करवाते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन्हें कहा जाता है क्या, एग्जीक्यूटिव। एंड जो भी हमारे यहाँ कोर्ट होती है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो बने हुए लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई लॉ तोड़ता है तो उसे सजा देते हैं, और लोगों के बीच, गवर्नमेंट के बीच, स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं, उसे कहा जाता है क्या, जुडिशरी, यानी दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ लॉज। तो हमारे यहाँ पावर जो है 3 भागों में सेपरेट की गई है। कौन से 3 भागों में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लॉ बनाने वाले, लॉ एग्जीक्यूट कराने वाले और लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले। जुडिशरी जो है ये बहुत ही मेन रोल प्ले करती है। ये तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच बैलेंस का भी काम करती है, और साथ ही साथ लॉ को प्रोटेक्ट करने का, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का भी काम कौन करती है, जुडिशरी करती है। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर। अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला की फीचर, जो कि चौथा की फीचर है। सो स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो की फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारे सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स देता है, जिसे कहा जाता है क्या, फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उन सभी 6 फंडामेंटल राइट्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, यानी हर सिटीजन लॉ की नजर में, कानून की नजर में क्या है, इक्वल है। हर सिटीजन को इक्वल राइट्स ही मिलेंगे। याद रखिए, हर काम में, हर चीज में हमारा सिटीजन क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए तो 18 साल का कोई भी व्यक्ति हो, मेल हो फीमेल है, इक्वालिटी है, इससे वोट दे सकता है ना। हमारे यहाँ जो किसी भी कास्ट को, SC ST OBC जनरल किसी भी कास्ट का हो, वो वोट दे सकता है। क्यों? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी है। यानी किसी को भी उसके कास्ट के, रिलीजन के बेस पे कभी भी हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर देंगे, इक्वल ही मानेंगे। ठीक। दूसरा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो राइट टू फ्रीडम, यानी आजादी है। अब किस किस चीज की आजादी है, ऐसा नहीं किसी को मारने पीटने की आजादी है, हमें किस किस चीज की, कुछ खास चीजों की आजादी है। जैसे कि राइट टू स्पीच, हमें क्या बोलना है, अपने मन की बातें बताना, ये स्पीच, राइट टू स्पीच हमें फ्रीडम है। ठीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी हम अपनी चीज को जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारे मन में क्या है, और हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट गलत काम कर रही है तो उसकी बुराई करेंगे, अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ भी करेंगे, ये हम कर सकते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक। उसके बाद हमारा जो तीसरा फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है अत्याचार। अगर कोई आपके साथ अत्याचार कर रहा है, आपके साथ गलत काम कर रहा है, आपको सता रहा है, मार पीट रहा है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। इसलिए तो हम पहुंच जाते हैं कहां पर, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं अगर कुछ गलत हो तो, या फिर हम कोर्ट चले जाते हैं। तो किस लॉ के हिसाब से जा पाते हैं हम, किस लॉ की वजह से, तो इसी फंडामेंटल राइट की वजह से, इसी राइट की वजह से कि हमारा अधिकार है कि हम पुलिस स्टेशन जाए या कोर्ट जाए अगर हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो इसीलिए हमारा राइट है अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। अगला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब हमें अपने मन से धर्म मानने का अधिकार है। जैसे अगर मैं हिंदू धर्म का हूं तो मुझे हिंदू धर्म मानने का अधिकार है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हैं तो आपको भी अपना धर्म मानने का बिल्कुल अधिकार है। आपको भी कोई फोर्स नहीं कर सकता आपका रिलीजन चेंज करने के लिए या नहीं मानने के लिए। आप अपना रिलीजन परफॉर्म कीजिए, आप जो भी अपने रिलीजन में एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको ना कोई फोर्स कर सकता है, ना कोई रोक सकता है। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब आपको अपना कल्चर मानने की पूरी आजादी है। आप जिस भी कल्चर को बिलोंग करते हैं, पंजाबी कल्चर है ना, मराठी कल्चर, जिस भी कल्चर को बिलोंग करते हो मानने का बिल्कुल अधिकार है। और साथ ही साथ आपके कल्चर को बचाने के लिए, आपके रीजन को बचाने के लिए यदि आपको कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करना है, जैसे स्कूल खोलने हैं, है ना, मदरसा खोलना है,
आश्रम खोलना है तो आप उसको उसकी पूरी आज़ादी आपको दी जाती है, यानी वी हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बहुत ही बेसिक और बहुत ही बेस्ट फंडामेंटल राइट लगता है हमें। क्यों, आपको बताते हैं। अगर इसमें से मान लीजिए फंडामेंटल राइट ये है, हम जानते हैं पांचों फंडामेंटल राइट हैं, ठीक, ये छठवां अभी इसकी बात नहीं करते हैं, ये 5 फंडामेंटल राइट हमारे पास हैं, लेकिन हमारे को किसी ने इक्वालिटी वाला राइट दिया ही नहीं, तो क्या होगा, अब हम कैसे कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमको तो इक्वालिटी नहीं मिली ना, हमें तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कंप्लेन करने का अधिकार है, इक्वालिटी नहीं मिल रही उसके लिए थोड़ी। तो ये छठवां फंडामेंटल राइट यही काम करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई एक भी राइट हमें नहीं दी गई, किसी भी राइट को एक भी राइट हमें नहीं दिया जा रहा या सारे में से कोई एक नहीं दिया जा रहा, तो हम इस राइट का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब हमें क्या है, हमें कानूनी उपचार करने का यानी कानूनी सहायता लेने का अधिकार है। अगर हमारे साथ गलत होता है या ऊपर दी गई इन 5 फंडामेंटल राइट में से एक भी फंडामेंटल राइट नहीं मिलता है या सारे नहीं मिलते हैं, तो हम इस छठवें का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। तो ये हमारा छठवा क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन को मिलते हैं और बिल्कुल इक्वल बेस पे मिलते हैं। जैसे ही हम बर्थ लेते हैं इस अर्थ पे, जैसे ही पैदा होते हैं, वैसे ही ये सारे एजुकेशन ये राइट्स जो हमें मिल जाते हैं, ठीक। इसमें तो और भी कुछ ऐड होगा, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का भी अधिकार है, बिल्कुल इसी में आते हैं। राइट टू फ्रीडम में ही आ जाता है वो, ठीक। और राइट टू इंटरनेट, ये भी राइट जो है इसे भी ऐड करने की बात चल रही है कि हमारे फंडामेंटल राइट में इसे भी ऐड कर दिया जाए, तो 6 की जगह हमारे 7 फंडामेंटल राइट होंगे। इसके बारे में अभी चर्चा चल रही है, डिसीजन लेना बाकी है कि उसे भी ऐड करना है या नहीं करना है। तो 5वां और आखिरी फीचर जो हमारा है वो है सेकुलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता। तो किसे कहते हैं सेकुलरिज्म, कि ऐसा कोई भी कंट्री, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट, ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे लिखा हो, जहां पे रूल हो या लॉ हो कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को सपोर्ट नहीं करेंगे अलग से, यानी सभी धर्मों को समान मानेंगे, वो सभी रीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे। इफ ऑल रीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली देन दैट कंट्री वुड बी कंसिडर्ड एज सेकुलर कंट्री, यानी हम उसी देश को सेकुलर बोलेंगे। सेकुलरिज्म शब्द जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि सभी धर्मों को समान माना जाता है, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, किसी धर्म को ना छोटा समझा जाता है, किसी धर्म को ना बड़ा समझा जाता है, किसी धर्म को ना फायदा पहुंचाया जाता है, ना किसी एक धर्म को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म। और आपको एक फैक्ट बताते हैं, सेकुलरिज्म जो शब्द है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बाद में ऐड हुआ। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली 1950 वाला, बाबा साहब अम्बेडकर जी से बनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड नहीं डाला गया था। बाद में जब 1977 में हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई, तो कांग्रेस गवर्नमेंट, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने क्या किया, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म वर्ड ऐड किया। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया था। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ऐड किया गया था 1977 में। तो ये हमारा क्या है, सेकुलरिज्म। तो ये होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5 फीचर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिन्हें हमने पढ़ा। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर समाप्त। तब तक के लिए आप देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।